स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम पोषण एवं स्वास्थ्य, प्रबंधकीय गुण, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इन तीनों ही यूनिट से संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोककर आंसर जरूर दीजिएगा और सबसे लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न दिया गया है, सबसे हाल ही में इनमें से कौन सी वैक्सीन प्रस्तुत है? ऑप्शन दिए गए हैं रूबेला, खसरा, पर्ट्यूसिस, कर्णमूल शोथ गलसुआ या जिसे मप्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूबेला। सबसे हाल ही में रूबेला की वैक्सीन प्रस्तुत है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियां चाहिए? पीसीजी, डीपीटी, ओपीवी या टिटनेस टॉक्साइड। तो जिस वैक्सीन के लिए सबसे कड़ी स्थितियां चाहिए वह है ओपीवी, जिसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छा स्रोत है और ताजे फल। तो ताजे फल और हरे पत्तेदार सब्जियां किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो वह है आहारीय रेशे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्त्रियों की प्रसूता अवस्था की अवधि है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद के 6 सप्ताह तक, प्रकृति, प्रसव की प्रक्रिया के दौरान, गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, स्त्रियों की प्रसूता अवस्था की जो अवधि है वह प्रसव की समाप्ति से लेकर बाद के 6 सप्ताह तक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इन्फ्लुएंजा ए की बड़ी महामारी के अंतराल पर फैलती है? 2 से 3 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 10 से 15 वर्ष या 1 वर्ष। तो याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा ए की जो बड़ी महामारी है वह 20 से 25 वर्ष के अंतराल से फैलती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, आईसीडीएस योजना के परिधीय कार्यकर्ता है? प्रशिक्षित दाइयां, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, बालवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य मार्गदर्शक। तो आईसीडीएस से कहा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो इसके जो कार्यकर्ता हैं वह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन स्तनपान का एक लाभ है? ऑप्शन दिए गए हैं माता का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त होता है। इसमें माता से प्राप्त एंटीबॉडी एवं प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करती हैं। माता के दूध पर पले शिशुओं को एलर्जियां कम होती हैं या उपर्युक्त सभी। तो स्तनपान के जो लाभ हैं उसमें ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है? तो यह हाँ, नहीं, शायद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसमें कहा गया है कि ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है, तो यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो अंधता का कारण बन जाती है। तो याद रखिएगा, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक पोषण संबंधी समस्या जो बच्चों में अंधता का कारण बनती है वह है विटामिन ए की कमी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसकी पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो याद रखिएगा, प्रश्न में कहा गया है कि
किसकी पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त है? तो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा की पर्याप्त मात्रा होगी, वह गर्भावस्था के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? पारस्परिक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल या आवश्यक अमीनो अम्ल? तो प्रश्न में कहा गया है कि बे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य हैं और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, तो वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय बच्चे तथा 90% से अधिक गर्भवती स्त्रियां एवं किशोरियां होती हैं, तो किससे पीड़ित होती हैं? तो याद रखिएगा, विद्यालयी बच्चे या 90% जो गर्भवती स्त्रियां हैं या किशोरियां हैं, वह आयरन आयरन की कमी से पीड़ित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य रोग अंतरराष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO को अधिसूचनीय है? प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया या पीत ज्वर? तो प्रश्न में कहा गया है कि किस रोग को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय नियमन अधिनियम के अंतर्गत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अधिसूचनीय है? तो वह है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। डिप्थीरिया को छोड़कर बाकी सभी WHO को अधिसूचनीय हैं, जिसमें प्लेग, हैजा और पीत ज्वर शामिल हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है? बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विज्ञानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न में पूछा गया है कि वह चिकित्सक जो गर्भावस्था के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञ होता है, प्रसूति विज्ञानी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आहार आरंभ हुई थी, जिसने लगभग सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया? तो याद रखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ हुई थी 1997 1997 में, जिसने क्या है सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया। किसने? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्भावस्था की अवधि के दौरान मानव नाल का औसत वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो मानव नाल है उसका जो औसत वजन है वह 500 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक नर्स क्लोस्मा की अपेक्षा करेगी? स्तन, एरोला, निप्पल, छाती, गर्दन, हाथ पैर, पेट, स्तन, जांघें, गाल, माथा, नाक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाल, माथा, नाक क्षेत्र में एक नर्स क्लोस्मा की अपेक्षा करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया क्या है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा, गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि है वह 280 दिन की होती है, 9 माह की और 40 सप्ताह की। तो ये तीनों ही प्रकार से 280 दिन, 9 माह, 40 सप्ताह, तो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले परिवर्तन निम्न को छोड़कर बाकी सभी हैं। गर्भाशय ग्रीवा नरम हो जाती है, गर्भाशय ग्रीवा मुंह के होठों की तरह महसूस होती है, गर्भाशय ग्रीवा का नीला पड़ना, गर्भाशय ग्रीवा नाक की नोक की तरह महसूस होती है। तो याद रखिएगा, गर्भाशय ग्रीवा नाक की नोक की तरह महसूस होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि गर्भाशय के दौरान गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले परिवर्तन में से निम्न को छोड़कर, तो जिसमें गर्भाशय ग्रीवा नरम होती है ये सही है, गर्भाशय ग्रीवा मुंह के ओठों की तरह महसूस होती है, गर्भाशय ग्रीवा का नीला पड़ना, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर।
अगला प्रश्न दिया गया है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया निम्न का परिणाम है। मां की रक्त की मात्रा में वृद्धि, आहार में आयरन का सेवन कम होना, पहली तिमाही के बाद एरिथ्रोटोइपिन में कमी, आयरन का बढ़ा हुआ विसरण। तो प्रश्न में कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया निम्न का परिणाम है, तो वह है मां की रक्त की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आम है? स्तन फोड़ा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, शारीरिक एनीमिया, श्वसन क्षारमयता। तो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भवती स्त्री में जो स्थिति आम है वह है शारीरिक एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर इसके अंत तक गायब हो जाती है। 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह। याद रखिएगा, मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर 3 माह के अंत पर गायब हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो याद रखिएगा, भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 तक रही और इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी गुच्छ या क्लस्टर में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जब किसी गुच्छ या क्लस्टर में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह समूह कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। एक ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आवश्यकताएं, मानक स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना और अडायर के दृष्टिकोण के अनुसार उपनेताओं की नियुक्ति को कहा जाता है वर्ग कार्य, टास्क कार्य, व्यक्तिगत कार्य या टीम कार्य। तो इस प्रकार के कार्य को टीम कार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया? याद रखिएगा, नेतृत्व का जो जीवन चक्र सिद्धांत है वह हाउस और मिशेल ने किया, हाउस एवं मिशेल ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? याद रखिएगा, जो आस पड़ोस है वह प्राथमिक सामाजिक समूह में आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोकतांत्रिक कहा जाता है। जो नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है लोकतांत्रिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूवी प्रोजेक्टर किसका उदाहरण है? याद रखिएगा, मूवी प्रोजेक्टर प्रक्षेपित सहायक उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वे नीरस होते हैं, वे भ्रामक होते हैं, उन्हें बनाने में समय लगता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वे भ्रामक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला का घटक क्या है? साथ में आप लोग भी आंसर जरूर दीजिएगा। तो श्रृंखला का घटक है वह है फ्लो चार्ट, प्रवाह संचित्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान हुई? याद रखिएगा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, लोक कथा क्या है? तो याद रखिएगा, लोक कथा एक पारंपरिक माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल क्या है?
प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल व्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? याद रखिएगा, तथ्यों का चरण कार्यक्रम योजना तथ्यों का संग्रहण कार्यक्रम योजना का एक चरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? याद रखिएगा, लक्षित समूह योजना सूक्ष्म स्तर नियोजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागितापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है, तो इस प्रकार की जो शैली है वह निरंकुश है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इसे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। प्रश्न में पूछा गया है, अधिगम संबंधी कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम का मतलब है सीखना, तो इसमें उचित वातावरण चाहिए, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, परिपक्वता का इससे संबंध नहीं है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है, जबकि परिपक्वता का अधिगम से संबंध है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रात्मक करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है चलना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निरंतर स्तर तक ही सीमित रह जाते, तो यह अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में सही है। अगर हम आगे ऑप्शन नंबर बी देखें तो वंशानुक्रम साम्य भाव क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकता है, यह गलत है। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं, ये भी गलत है। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो अधिगम से अलग करती है परिपक्वता को वह है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो अगर सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, परिपक्वता का संबंध किससे है? याद रखिएगा, परिपक्वता का संबंध विकास से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? याद रखिएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, परिपक्व विद्यार्थी तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिक
बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के इंद्रियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कभी परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के इंद्रियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसको परिपक्वता कहा जाता है? पारिवारिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एवं परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास, पर्यावरण दबावों के कारण परिवर्तन। तो प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त होता है। तो वह कौशल है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, कुछ विशिष्ट आयु में होता है। याद रखिएगा, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो याद रखिएगा, विकास के लिए निम्नलिखित में से जो उचित है वह है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके अलावा निम्नलिखित चरणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। प्रश्न में कहा गया है कि खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि किसके अलावा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाकी सभी जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खेल युवा बच्चों के विकास में, ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग और चोट, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग और चोट, ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।